हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। जैसे मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चैप्टर के अंदर हम लोग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बारे में पढ़ने वाले, मतलब इन शॉर्ट हम लोग ये चार्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था शेयर्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। उसमें से इक्विटी शेयर क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उसके फीचर्स पढ़ेंगे। नो, सबसे पहले इक्विटी शेयर का जो दूसरा नाम है उसको ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको ये याद रखना है कि इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनी एक्ट के हिसाब से इक्विटी शेयर का डेफिनेशन क्या है कि जो शेयर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर क्या होता है ये आपको यहाँ पे अभी दो चीजों क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आपको दो चीजें याद रखना है, एक तो आपका डिविडेंड है और दूसरा आपका कैपिटल है। जिनको डिविडेंड का पेमेंट में कोई भी प्रेफरेंस नहीं होता है उनको हम लोग इक्विटी शेयर बोलते हैं। और दूसरी चीज, जिनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में कोई भी प्रायोरिटी या प्रेफरेंस नहीं होता है उनको इक्विटी शेयर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया पहले वीडियो के अंदर कि हर एक शेयर होल्डर को क्या होता है, साल के एंड में डिविडेंड मिलता है। अभी ये ऐसे शेयर होल्डर्स है जिनको डिविडेंड में कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता है। मतलब क्या कि पहले जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है और अगर कुछ बचा तो इनको डिविडेंड मिलेगा, और अगर कुछ नहीं बचा प्रॉफिट में से तो इनको कुछ भी डिविडेंड मिलेगा नहीं। सो पहली प्रायोरिटी किसको जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद में अगर कुछ प्रॉफिट बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। सो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड में कोई भी प्रेफरेंस होता नहीं है। और दूसरी चीज मैंने क्या बोला कि जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, तभी सबके पैसे वापस करती है कंपनी। तो कंपनी क्या करेगी, सब लोन वगैरह होगा वो रिपे कर देगी, डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस कर देगी, फिर बाद में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके पैसे वापस करेगी, और अगर कुछ पैसा कंपनी के पास बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को उनका कैपिटल मिलेगा। अदरवाइज उनका कैपिटल उनको रिपेमेंट किया जाएगा नहीं। तो ये दो चीजें जिनमें जो शेयर होल्डर को प्रेफरेंस नहीं मिलता उनको इक्विटी शेयर बोलते हैं। कौन सी दो चीजें मैंने बोला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो सेम चीज देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिनको डिविडेंड के पेमेंट में प्रेफरेंस नहीं होता है, जिनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में कोई प्रेफरेंस या प्रायोरिटी नहीं होता है उनको इक्विटी शेयर बोलते हैं। ये आपको मीनिंग याद रखना है, इसके ऊपर ही आपका पूरा आंसर जो होगा वो डिपेंड होगा, और सेम आपको प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी पढ़ना है। सो आई होप द मीनिंग इज क्लियर। ये लाइनें आपको याद रखना है, ये लाइन के अंदर भी आपको डिविडेंड वर्ड याद रखना है, रीपेमेंट कैपिटल याद रखना है कि डिविडेंड में जिनको प्रायोरिटी नहीं होती है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में जिनको प्रायोरिटी नहीं होती है उनको इक्विटी शेयर बोलते हैं। मतलब पहले ये दो चीजें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे की जाती है और बचने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। आगे देखो क्या लिखा है कि इक्विटी शेयर जो होते हैं ये फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। मतलब जब कंपनी शुरू होती है तो शुरुआत में इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल मतलब बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि हर एक कंपनी को इक्विटी शेयर इशू होने पड़ते ही है जब कंपनी शुरू होती है तभी। सो दीज आर द फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ना इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले इसमें बताया कि उनका जो कैपिटल होता है वो कंपनी में लाइफ टाइम तक रहता है, और अगर कंपनी बंद होती है तो पैसा रहा तो उनका कैपिटल उनको वापस मिलेगा, अदरवाइज उनका कैपिटल उनको मिलेगा नहीं। इसके लिए हमेशा याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर जो है दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। और इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क भी बेयर करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। जो मैंने बताया कि उनको कैपिटल मिल भी सकता है, वापस नहीं भी मिल सकता है, उनको डिविडेंड मिल भी सकता है हर साल के एंड में या नहीं भी मिल सकता है। सो अल्टीमेट जो रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क, वो इक्विटी शेयर होल्डर को बेयर करनी पड़ती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर्स है और उनको काफी ज्यादा रिस्क बेयर करनी पड़ती है। फिर बाद में यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको रेसिडुअल क्लेमेंट्स बोलते हैं। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा, और क्लेमेंट का मतलब होता है दावा करने वाले। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले जो पेमेंट होता है, फिर वो डिविडेंड का हो या कैपिटल का हो, वो दूसरों को पहले दिया जाता है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाता है, और अगर कुछ कंपनी के पास प्रॉफिट बचा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल क्लेमेंट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबके पैसे देने के बाद में अगर कुछ पैसा बचा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ रेसिडुअल क्लेमेंट्स। तो आई होप द मीनिंग इज क्लियर नाउ। ये
डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल वर्ड याद रखो कि ये दोनों में भी इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस नहीं होता है। ये बहुत ही फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कंपनी का बेसिक सोर्स है जो हर एक कंपनी को ये शेयर इशू करने पड़ते हैं। ये कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं और ये बहुत सारे रिस्क को बेयर करते हैं, सहते हैं, और ये कंपनी के रेसिडुअल क्लेमेंट्स होते हैं। अभी हम लोग फीचर्स देखते हैं इक्विटी शेयर्स के। पहला है नेचर ऑफ कैपिटल। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है। मीनिंग में ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये कंपनी में लाइफ टाइम तक रहता है। जब कंपनी बंद होती है तो ही इनको पैसे मिलते हैं, इसके लिए इसको परमानेंट कैपिटल बोलते हैं। दे आर द इररिडीमेबल शेयर्स। इररिडीमेबल का मतलब होता है जिनका रीपेमेंट नहीं होता है। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट, और इररिडीमेबल का मतलब होता है जिसका पेमेंट नहीं होता है। सो इक्विटी शेयर का जो पैसा होता है वो कंपनी लाइफ टाइम तक वापस नहीं करती, इसके लिए इक्विटी शेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इररिडीमेबल शेयर्स। सो इक्विटी शेयर capital is a permanent capital of the company and they are irredeemable, they are not repaid during the lifetime of the company। तो देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनका पैसा कंपनी के लाइफ टाइम में वापस किया जाता नहीं है। ये कब रिपे किया जाता है, तो दो चीजों में रिपे किया जा सकता है। एक तो कंपनी जब बंद होती है तभी, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइंड अप होना कंपनी का, बंद होना कंपनी का। और दूसरा जब कंपनी अपने शेयर को बाय बैक करती है, मतलब कंपनी क्या करती है, शेयर जो बेचे हुए हैं वो वापस से कंपनी परचेज कर लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं बाय बैक ऑफ द शेयर। सो इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल तभी ही उनको वापस मिलता है जब कंपनी बंद होती है या कंपनी अपने शेयर को बाय बैक करती है। तो वही सब चीजें मैंने यहाँ पे आपको इस फॉर्म में बताया हुआ कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है, वो वापस नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। वो वापस दो ही केसेस में की जाती है, जब कंपनी बंद होती है या फिर कंपनी अपने शेयर को बाय बैक करती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो लॉन्ग टर्म और परमानेंट कैपिटल कंपनी का होता है। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। ना फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, नॉट फिक्स्ड। जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही सब चीजों को मैंने यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया हुआ है। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड जो होता है फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड किया है, तो उसके बदले में हर साल कंपनी उनको क्या कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है एज अ रिटर्न या एज अ इनकम। सो इनका जो रिटर्न होता है, इनका जो इनकम होता है डिविडेंड के फॉर्म में, वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। फ्लक्चुएट मतलब कम ज्यादा होना, विच इज नॉट फिक्स्ड। और इनका डिविडेंड जो होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। और अब तो आप लोगों को पता है कि कंपनी का प्रॉफिट कभी भी फिक्स नहीं होता है। अगर सपोज कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो इनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। अगर सपोज कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ या कंपनी को लॉस हुआ तो शायद इनको कम डिविडेंड मिलेगा या इनको बिल्कुल भी डिविडेंड मिलेगा नहीं। सो इनका पूरी तरीके से डिविडेंड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्रॉफिट के ऊपर। ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नो डिविडेंड। सो इनका जो डिविडेंड है वो कैसा है, अनसर्टन है, इट इज नॉट फिक्स्ड। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, और इरेग्युलर है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। और इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को कॉम्पेल नहीं कर सकते। कॉम्पेल करना मतलब क्या होता है, कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं कर सकते कि हमको डिविडेंड चाहिए ही। कंपनी के पास प्रॉफिट बचा तो कंपनी डिविडेंड देगी, अगर नहीं बचा सबके पेमेंट करने के बाद में तो कंपनी नहीं देगी। सो कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को कंपेल नहीं कर सकती है, फोर्स नहीं कर सकती है डिविडेंड पे करने के लिए। तो ये सब डिविडेंड के बारे में था। रिस्क। नाउ जैसे मैंने आपको मीनिंग में भी बताया ये चीज कि मैक्सिमम जो रिस्क होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर को बियर करना पड़ता है, सहना पड़ता है। इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को देखो क्या बोला जाता है, शॉक एब्जॉर्बर। मतलब जो शॉक को क्या कर जाते हैं, एब्जॉर्ब कर जाते हैं। जैसे ना जब भी कंपनी को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, कंपनी को लॉसेस वगैरह होते हैं, तो इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करें, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सह रहे हैं। अभी इनको मैक्सिमम रिस्क क्यों लेनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बोला कि इनका रेट ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर सपोज कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो इनको डिविडेंड मिलेगा नहीं। प्लस कंपनी को जब लॉस होता है तो इनकी इक्विटी शेयर की वैल्यू भी जो होती है मार्केट में कम हो जाती है। सपोज आपकी इक्विटी शेयर का वैल्यू है 50 रुपया, कंपनी को अगर लॉस हुआ एक पर्टिकुलर साल में तो ऑब्वियसली इक्विटी शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो भी उनके लिए लॉस है। दूसरा, इनको इनका कैपिटल मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। जब कंपनी बंद होती है तो तभी कैपिटल मिलता है, और वो भी कब मिलेगा, जब सबके पैसे देने के बाद में अगर कुछ पैसे बचे तो इनका कैपिटल उनको मिलता है। सो देखो यहाँ पे इनको क्या क्या रिस्क बेयर करना पड़ता है।
एक तो इनका डिविडेंड मिलने की कोई गारंटी नहीं है, जब कंपनी का लॉस होता है तो इनके शेयर की प्राइस कम हो जाती है, और तीसरा मैंने आपको क्या बोला, इनका कैपिटल इनको वापस मिलने की कोई भी गारंटी नहीं होती, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम रिस्क को बियर करते हैं। नो चार्ज ओवर असेट। नाउ चार्ज ओवर असेट का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे किया, तो ये लोग कंपनी के कोई भी असेट लेके नहीं जा सकते हैं। दूसरे जो होते हैं डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो लोग क्या करते हैं कि अगर सपोज उनका डिविडेंड या उनका इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो वो लोग कंपनी के असेट लेके जाके बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कोई भी असेट लेके नहीं जा सकते हैं, उसको बेच के अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिखा है नो चार्ज ओवर असेट। दे कैन नॉट टेक ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी इफ देयर डिविडेंड और द कैपिटल इज नॉट पेड बाय द कंपनी। बोनस इश्यू। ना बोनस इश्यू या बोनस शेयर के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ना बोनस शेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तरीके के गिफ्ट होते हैं या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, और वो किसको मिलते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको मिलते हैं। ना इसमें कैसे होता है कि कंपनी क्या करती है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करती, वो पैसे को कंपनी क्या करती है, सेव करके रखती है। तो सपोज हर साल कंपनी ने क्या किया, 5-5 लाख रुपए जो है वो सेव करके रख दिया, और कुछ सालों के बाद में वो पैसे क्या हो गए, बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। मतलब जैसे कि सपोज मैंने 2015 से लेके 2020 के बीच में एक भी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया नहीं, और उनका डिविडेंड का पैसा मैंने क्या किया, अक्यूमुलेट करके रख दिया, मतलब जमा करके रख दिया। और जब वो बड़ी अमाउंट हो गई, सपोज 10 साल के बाद में हर साल 5 लाख रुपए अगर मैं बचा के रखूंगा, तो 10 साल के बाद में वो कितना हो जाएगा, 50 लाख रुपीज हो जाएगा। वो 50 लाख को मैं क्या करूंगा, नए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। और ये जो नया बिजनेस मैंने फॉर्म किया, इसके शेयर जो होंगे वो मैं इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। आई रिपीट अगेन, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती नहीं है, वो पैसे को कंपनी अक्यूमुलेट करके रखती है, जमा करके रखती है। अक्यूमुलेट करने के बाद में जब वो बड़ी अमाउंट हो जाती है, तो उसको न्यू बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब कंपनी नया बिजनेस शुरू करती है वो पैसे में से। और वो नए बिजनेस के जो शेयर्स होते हैं, वो कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में देती है। तो आप लोग पूछोगे कि इसमें इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट हुआ। इक्विटी शेयर होल्डर को ये बेनिफिट हुआ कि उनको नए जो बिजनेस शुरू किया है उसके शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल गए। मतलब अगर सपोज पहले आपके पास 100 शेयर थे कंपनी के, अभी आपको 20 बोनस शेयर मिल गए, तो आपके टोटल शेयर कितने हो गए, 120। तो नेक्स्ट टाइम आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो कितने पे मिलेगा, 120 के ऊपर मिलेगा। और इससे बिजनेसमैन को क्या फायदा होगा कि बिजनेसमैन का नया बिजनेस फॉर्म हो जाएगा। सो बोनस शेयर मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ये बोनस शेयर जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, और किसको दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं एज अ गिफ्ट। कंपनी क्या करती है, मैंने आपको बोला कि डिविडेंड पे नहीं करती है, वो डिविडेंड के पैसे को क्या करती है, जमा करके रखती है, अक्यूमुलेट करके रखती है। और वो अक्यूमुलेट किया हुआ जो प्रॉफिट है कंपनी का, वो नए बिजनेस में इन्वेस्ट करके वो नए बिजनेस का जो शेयर होता है वो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में देती है। वो एक प्रपोर्शन में देती है, जैसे कि अगर आपके पास 5 इक्विटी शेयर होंगे तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा, मतलब 5:1 रेशियो हो गया। या कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपके पास 2 इक्विटी शेयर है तो आपको एक बोनस शेयर मिलेगा, मतलब 2:1 रेशियो हो गया। सो हमेशा बोनस शेयर जो होता है प्रपोर्शन में दिया जाता है, और इसका जो होता है वो बेनिफिट कंपनी को भी होता है और इक्विटी शेयर होल्डर को भी होता है। सो आई होप आपको बोनस शेयर के बारे में पता चल गया। सी अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता है, कैपिटल नहीं मिलता है, उनको बहुत ज्यादा रिस्क बेयर करना पड़ता है। अभी ये बेनिफिट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता नहीं है। सो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिल सकता है कंपनी के द्वारा। दूसरी चीज है राइट इशू। ये भी एक बेनिफिट जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता नहीं है। नाउ राइट इशू का मतलब क्या होता है कि सपोज जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज एडिशनल कैपिटल, जिस कंपनी ने पहले शेयर इशू किए थे, सपोज 2015 में आपके कंपनी ने शेयर इशू किए थे, अभी वापस से 2020 में आपके कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ गई। सो कंपनी क्या करेगी, और शेयर इशू करेगी। सो ये जो कंपनी एडिशनल कैपिटल रेस कर रही है शेयर इशू करके, वो शेयर किसको ऑफर किए जाते हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है। मतलब 2020 में अपनी कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है, और 2015 के जो आपके शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, उनको ये शेयर पहले ऑफर किए जाएंगे। और वो भी कैसे, डिस्काउंटेड रेट में। मतलब कि अगर सपोज उसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो कंपनी वो शेयर आपको कितने में देगी, 8 रुपए में।
तो वो भी बेनिफिट जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है कि कंपनी जब एडिशनल शेयर इशू करने जाती है तो उनको वो डिस्काउंटेड रेट में ऑफर किए जाते हैं। वही शेयर अगर वो लोग बाहर खरीदने के लिए जाएंगे तो उनको 10 रुपए में मिलेंगे, पर राइट इशू के अंडर उनको क्या किया जाता है, वो डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं। तो ये भी बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब कंपनी एडिशनल शेयर इशू करती है कैपिटल रेज करने के लिए, तो वो पहले ऑफर किए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, दैट टू एट अ डिस्काउंटेड रेट, इज कॉल्ड एज राइट इश्यू। नेक्स्ट वाला है फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो काफी लो होती है। मैंने शेयर सर्टिफिकेट आपको पहले भी दिखाया था कि शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर फेस वैल्यू लिखी रहती है, और इसकी फेस वैल्यू कितनी होती है, 10 रुपए या कभी कभी 1-1 रुपया भी हो सकता है, बिकॉज इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। यस ना। तो कंपनी क्या करती है, इसकी प्राइस जो होती है थोड़ी कम रखती है ताकि लोग इसकी डिमांड करें। ओके, सो इसकी प्राइस जो है वो कम होती है, 10 रुपए या 1 रुपया ऐसे होती है उसकी प्राइस। मार्केट वैल्यू, इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू जो होती है, मार्केट वैल्यू के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो तुम्हारी प्राइस डिटरमाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। सो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू जो होती है वो काफी फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट होना मतलब कम ज्यादा होती रहती है। कभी वो 5 रुपए होगी तो कभी 100 रुपया होगी, तो कभी 50 रुपया होगी, कभी 70 रुपीज होगी, कभी 150 रुपीज होगी। सो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, और वो फ्लक्चुएट होती है डिमांड और सप्लाई की वजह से। नाउ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कैसे, जब अगर सपोज आपके शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपके शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, इक्विटी शेयर की। और जब आपके शेयर की डिमांड कम है तो ऑब्वियसली आपका प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो जैसे डिमांड सप्लाई आपका चेंज होते जाता है वैसे ही आपकी मार्केट वैल्यू जो है इक्विटी शेयर की वो चेंज होती रहती है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएगी, जितना डिविडेंड कमाएगी, उसके हिसाब से उसका डिमांड एंड सप्लाई जो होता है वो ऊपर नीचे होता है। अगर सपोज कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा डिविडेंड कंपनी ने दे दिया, तो कंपनी का शेयर का डिमांड बढ़ जाएगा। शेयर का डिमांड बढ़ जाएगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। उसका अपोजिट सिनारियो, जब कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, कंपनी कम डिविडेंड देती है, तो डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा तो उसका मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही सब चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू जो होती है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होती है, और डिमांड एंड सप्लाई जो होता है वो तुम्हारा प्रॉफिट के ऊपर और डिविडेंड के ऊपर डिपेंड होता है। जब प्रॉफिट और डिविडेंड ज्यादा होता है तो डिमांड बढ़ जाता है, तो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। जब प्रॉफिट और डिविडेंड कम हो जाता है तो डिमांड कम हो जाता है और मार्केट वैल्यू भी उसका कम हो जाता है। इतना भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स आर मोर अपीलिंग टू द स्पेक्यूलेटर। नाउ स्पेक्यूलेटर्स का मतलब क्या होता है, जो स्पेक्यूलेशन करते हैं, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ेगा कम होगा ऐसा वो लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं। तो अगर उनको ऐसे लगता है कि शेयर का प्राइस आगे जाके बढ़ेगा तो वो लोग मैक्सिमम शेयर परचेस करते हैं। अगर उनको ऐसे लगता है कि आगे जाके शेयर का प्राइस कम होगा तो वो शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। तो स्पेक्यूलेटर्स वो होते हैं जो शेयर के प्राइस का प्रेडिक्शन करके उसके हिसाब से शेयर को बेचना और खरीदना करते हैं। तो इक्विटी शेयर जो होते हैं वो स्पेक्यूलेटर्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, या बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेटर उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये मार्केट वैल्यू के बारे में हो गया। कैपिटल अप्रिसिएशन, ना कैपिटल अप्रिसिएशन इज नथिंग बट द, हम लोग अपने कॉमर्स के लैंग्वेज में समझेंगे कि कंपनी का जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल अप्रिसिएशन। जैसे ही इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ते जाएगा वैसे ही कंपनी का कैपिटल अप्रिसिएशन भी बढ़ते जाएगा, कंपनी का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा मार्केट में। ना इक्विटी शेयर का प्राइस किसके वजह से बढ़ता है, जो मैंने आपको मार्केट वैल्यू में बताया कि कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी का जब ग्रोथ होता है तो इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और जब इक्विटी शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपके कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, जिसको हम लोग कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर के ऊपर आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी डिपेंड होता है। आपके कंपनी की वैल्यू बढ़ती है जितनी इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, दो टाइप के इक्विटी शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ना हमेशा याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनके नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं। नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है, दे कैन वोट इन ऑल द मैटर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के जितने भी डिसीजन जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर के वोटिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनको पूछ के ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कोई मशीन खरीदना है, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो ये सब के जो डिसीजंस होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर के वोटिंग के ऊपर डिपेंड होता है।
सो इक्विटी शेयर होल्डर हर एक मैटर पे वोटिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल वोटिंग राइट कंपनी के। और कुछ ऐसे कम इक्विटी शेयर होते हैं, ज्यादातर नहीं होते हैं, जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट होते हैं। डिफरेंशियल मतलब उनके अलग अलग वोटिंग राइट हो सकते हैं, मतलब उनको कुछ वोटिंग राइट हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। उसको हम लोग बोलेंगे इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ज्यादातर आपके इक्विटी शेयर जो होते हैं नॉर्मल वोटिंग राइट के होते हैं, दे कैन वोट इन ऑल द मैटर्स ऑफ द कंपनी। सो ऐसे दो टाइप के इक्विटी शेयर्स होते हैं। फिर बाद में इक्विटी शेयर के क्या राइट्स होते हैं। तो पहला राइट है राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो लोग कंपनी के शेयर को, प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनमें उसमें उनका हिस्सा होता है। और वो हिस्सा किसके फॉर्म में होता है, डिविडेंड के फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया। क्योंकि डिविडेंड किस में से पे किया जाता है, नेट प्रॉफिट में से। सो इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के प्रॉफिट में शेयर मिलना ये उनका अधिकार है। और प्रॉफिट के अंदर जो शेयर होता है वो डिविडेंड के फॉर्म में उनको पे किया जाता है। तो ये पहला अधिकार है कि हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना चाहिए अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अगर कंपनी सक्सेसफुल है, कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो उनको डिविडेंड मिलना उनका राइट है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स। मतलब कंपनी के जो बुक्स होते हैं, जैसे अकाउंट के बुक्स हो सकते हैं या कंपनी का मिनट बुक वगैरह हो सकता है, कोई भी रजिस्टर वगैरह हो सकता है, तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके लिए उनको कुछ नॉमिनल फीस वगैरह होगी डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, तो वो पे करके उनको बुक्स अवेलेबल करके दिए जाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन पर्पज। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होगा तो। सो देयर शेयर्स आर आल्सो ट्रांसफरेबल। ट्रांसफर करना मतलब कि इफ यू वांट टू सेल योर शेयर्स टू एनीवन और इफ यू वांट टू गिफ्ट योर शेयर्स टू एनीवन, यू कैन इजीली डू दैट। राइट टू वोट। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के जो भी मैटर्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, उसमें वोट कर सकते हैं। वोट करना मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको कि कोई भी डिसीजन लेना होता है तो इक्विटी शेयर को हाँ या ना में जवाब देना होता है। जैसे कोई मशीन परचेस करना है तो कितने लोग हाँ बोल रहे हैं, कितने लोग ना बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वोटिंग करना। सो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के जो भी मैटर्स है उसमें क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। तो ये सारे उनके अधिकार हो गए। नेक्स्ट वाला रेसिडुअल क्लेमेंट, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बताया है कि सबके खर्चे निकालने के बाद में नेट प्रॉफिट में से, जैसे कि तुम्हारा नेट प्रॉफिट है तो उसमें से टैक्स माइनस हो जाएगा, उसमें से आप लोन वालों का पेमेंट कर दोगे, जो आपके डिवेंचर होल्डर वगैरह है, बॉन्ड होल्डर्स वगैरह है, उनके पैसे आप दे दोगे, प्रेफरेंशियल होल्डर के पैसे दोगे, और अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट में से सबके पैसे पे करने के बाद में कुछ जो भी अमाउंट बचता है वो अमाउंट किसका हो जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। इसके लिए इनको रेसिडुअल क्लेमेंट बोलते हैं। रेसिडुअल मतलब बचा कुचा, क्लेमेंट मतलब दावेदार। पर अगर सपोज आपकी कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है और सबके पेमेंट करने के बाद में अगर बहुत बड़ा अमाउंट रहता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा अमाउंट भी मिल सकता है। सो जरूरी नहीं कि हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता है या उनका कैपिटल उनको नहीं मिलता है। अगर प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, कंपनी को वो अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता होगा तो उस केस में इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा अमाउंट भी मिल सकता है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं होता है। तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ कंपनी का तो कंपनी क्या करेगी, उनको ज्यादा डिविडेंड दे सकती है। सो इसके लिए उनको रेसिडुअल क्लेमेंट बोलते हैं, बिकॉज सबके पेमेंट करने के बाद में उनको बचा कुचा हिस्सा मिलता है। सो आई होप आप लोगों को इक्विटी शेयर के बारे में पता चल गया होगा क्या होता है करके। दीज आर माई रेफरेंसेस फॉर द इमेजेस यूज्ड इन द वीडियो। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.